अच्छा देखो, हम लोग A16 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पेसिफिक नहीं क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शायद ये कैपिटलाइजेशन और सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर यही पढ़ रहे थे, बोरिंग कॉस्ट क्या क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कितना कैपिटलाइज्ड होता है, कितना पीएल वगैरह में जाता है। ठीक है, अभी इस पे कुछ पॉइंट्स और भी बाकी है, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन कब हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखते हैं, देखो हम लोग थियोरेटिकली लिख लेंगे और कोई क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे उस पे कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटलाइजेशन करना कब बंद कर देना चाहिए बोरिंग कॉस्ट को। तो नॉर्मली बोरिंग कॉस्ट तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर होता है तो ही वो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। अगर नॉन क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो पीएल में भेजते हैं ना। तो यहाँ पर वही होगा, कब बंद कर देना चाहिए। अगर हम लोग का मान लो एसेट जो क्वालिफाइंग एसेट है वो बन के रेडी हो गया है, तो फिर हमें उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे एक मान लो क्वालिफाइंग एसेट बनाना है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग एसेट बन के रेडी हो गया। अब इसके लिए हम लोगों ने जो लोन लिया था, वो लोन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो तब तक ही हम लोग कैपिटलाइज करेंगे जब तक ये बन रहा है। ठीक है, बनने के बाद भी अगर लोन कंटिन्यूएशन पीरियड में है, ये पूरा कंप्लीट होके बन गया लेकिन फिर भी मेरा लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ, लोन चल रहा है, ये बन गया है बट लोन का इंटरेस्ट अभी भी चल रहा है, तो उस केस में हम लोग का ये बनने के बाद से कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट इसके बाद से पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ ये पॉइंट तो लिखेंगे ही, और एक पॉइंट भी यहाँ पर बताया है कि अगर जैसे देखो छोटा मोटा काम बाकी है ना, तो उसको क्वालिफाइंग एसेट नहीं बना है ऐसा नहीं मानते। जैसे मान लो छोटा मोटा काम का मतलब हो गया बिल्डिंग के अंदर मान लो कुछ डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा है, ठीक है, तो जैसे गुड मॉर्निंग शुभजीत। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे डेकोरेशन का काम मतलब जैसे मान लो कुछ हमें स्पेशल कुछ स्पेसिफिक डिजाइन करना है, कुछ लाइट्स वगैरह लगवाना है, ऐसा अगर कोई काम करना बाकी है तो वो हम लोग नहीं बोलेंगे कि बिल्डिंग ही नहीं बना, बिल्डिंग बन गया, उसके अंदर किसे क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ पेंट वेंट करवाना है, कलर वलर करवाना है अलग अलग तरीके का, ये सब जो डेकोरेशन का काम है वो बाकी भी है, तो भी हम लोग मानेंगे कि क्वालिफाइंग एसेट जो है कंप्लीटेड है। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट मेरा कंप्लीट है तो उसके रिगार्डिंग जो कैपिटलाइज्ड हो रहा था बोरिंग कॉस्ट वो भी हमें रोक देना चाहिए। इसीलिए देखो सेसेशन, सेसेशन का मतलब क्या, स्टॉप करना। तो यहाँ पर पहले लिख देते पॉइंट्स जो भी मैंने बोला, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are completed। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कब करते हैं, जब हम लोगों ने बोरो किया है क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए कोई भी लोन अमाउंट, और उसका जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के अलावा भी बहुत सारा चीज बोरिंग कॉस्ट होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ही बोरिंग कॉस्ट नहीं होता है, उसी के लिए तो ये 16 पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ही मिल रहा है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सेज मतलब बंद करवा देना चाहिए व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट को प्रिपेयर करने का जितना भी नेसेसरी एक्टिविटीज था वो बन चुका है और हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। फॉर इज इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीटेड, मतलब अगर यूज करना है तो यूज, बना के बेचना है
तो मतलब फॉर सेल आर कंप्लीटेड। जब ये कंप्लीशन हो गया है, हम लोग जैसा यूज करना चाहते हैं वैसे अगर यूज करने के लिए एसेट हमारा रेडी है, तो इसके ऊपर लिया गया जो लोन था उस पे जो बोरिंग कॉस्ट था यानी कि इंटरेस्ट, तो वो हम लोग कैपिटलाइज करना अब बंद कर देंगे। ठीक है, अगर ये रेडी टू यूज है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर एन एसेट is normally ready for its intended use or sale when its physical construction or production is completed, is complete, even though routine administrative work, team administrative work might still continue. If minor modification such as the decoration of the decoration of a property to the user's specification are all good morning Good morning, ma'am. are all that are outstanding this indicates that substantially all the activities are completed. अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। हम लोग कब बोलेंगे कि एसेट हमारे हिसाब से रेडी टू यूज और सेल है? व्हेन इट्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन अगर कंप्लीट, सेल मतलब प्रोडक्शन करके जब बेचते हैं ना तभी। तो यहाँ पर बोल रहा है जो बिल्डिंग बनाना था, जैसे मैंने बिल्डिंग वाला एग्जांपल लिया था, फिजिकल कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया, मतलब चाहे तो कोई इस बिल्डिंग में एंटर कर सकता है, रह सकता है इवन दो, लेकिन अभी भी रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी बाकी है। ठीक है, जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। इफ माइनर मॉडिफिकेशन सच एज द डेकोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला कि मॉडिफिकेशंस करना बाकी है, कलर करना बाकी है। ठीक है, मान लो थोड़ा छोटा मोटा चीज जो है, कुछ डेकोरेशंस, लाइट्स वगैरह, कलर्स वगैरह, ये सब अगर कुछ काम अभी भी चल रहा है, माइनर मॉडिफिकेशंस का काम अभी भी चल रहा है, जैसे कि डेकोरेशन। अब डेकोरेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, समझ सकते हो तुम लोग। डेकोरेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी टू द यूजर स्पेसिफिकेशन, यूजर्स को जैसे चाहिए वो अपने हिसाब से घर को सजा रहा है। Are all that are outstanding, अगर सारा चीज बाकी है, this indicates the substantially indicates that, ये that होगा। ठीक है, indicates that substantially all the activities are completed। तो ये छोटा मोटा काम बाकी रहने से हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। ठीक है, छोटा मोटा काम बाकी है, तो ये जो माइनर मॉडिफिकेशंस का काम बाकी है, इसको हम लोग जो है कंप्लीशन करने के पार्ट में नहीं जोड़ते हैं। मतलब एसेट रेडी टू यूज है,
माइनर मॉडिफिकेशंस को हम लोग कंप्लीशन के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कंप्लीशन होना बाकी है। अब ये पॉइंट क्यों पता होना जरूरी है, इसीलिए कि हम लोग को पता है क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर लोन बोरो किया गया है तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज्ड होता है। लेकिन अगर मेरा एसेट रेडी टू यूज है या फिर इंटेंडेड टू, जैसे हमें चाहिए, इंटेंडेड यूज मतलब क्या, जैसे हमें चाहिए उस तरह से रेडी टू यूज है, तो हमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देना चाहिए, मतलब रोकना पड़ेगा। एज तो वही बोल रहा है, रोकना पड़ेगा। भले ही हमारा कुछ डेकोरेशन या फिर कुछ मतलब रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कभी भी बाकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो काम होता जाए। लेकिन एसेट जब बन के रेडी हो गया तो वो क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी, तो हमें और इस एसेट को कैपिटलाइज्ड, इसका इंटरेस्ट को, एसेट बोल रहे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड करना रोक देना चाहिए जब वो बन के रेडी हो गया। बस इतना सा ही बात बोल रहा है। इस पे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम करवा देंगे। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कंस्ट्रक्शन इन पार्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इन पार्ट। अगर कंस्ट्रक्शन का काम पार्ट कंप्लीट हो रहा है, जैसे मान लो कि फ्लोर वाइज जब बिल्डिंग बनता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है, तो पहले ग्राउंड बन गया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर बन के अगर रेडी है और वो इंटेंडेड टू यूज भी है, ठीक है, तो फिर जैसे क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरो किया गया है, ठीक है, तो बोरोइंग जो कॉस्ट है उसका रूल्स क्या है, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। बोरोइंग कॉस्ट का रूल्स ये है कि बोरोइंग कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा जब तक क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है, ठीक है। अब पार्ट में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे ग्राउंड फ्लोर बन गया, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर मान लो सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर, अगर ये पार्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है, ये पार्ट बन के अगर रेडी हो गया है, तो इससे रिलेटेड जितना भी बोरोइंग कॉस्ट था उससे कैपिटलाइज करना रोक देना है। फिर बस इतना जो अभी बन रहा है उसके लिए, या फिर पार्ट जैसे बन रहा है उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये बन के रेडी हो गया तो इस पे और कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर यही बता रहे हैं, हम लिख के दिखा देते हैं, देखो लैंग्वेज में समझा देते हैं, यहाँ पर लिख के समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला वही चीज, ये देखो, when the construction of qualifying asset, when the construction of qualifying asset is completed in parts, जैसे कि मैंने बोला ग्राउंड फ्लोर पूरा पूरी बन के रेडी, उसको हम लोग यूज भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन पार्ट्स एंड कंप्लीटेड पार्ट, जैसे मैंने जो एग्जांपल है उसके हिसाब से जो ग्राउंड फ्लोर है, इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, ठीक है, और यूज करने के लिए रेडी भी है, केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज फॉर द अदर पार्ट्स, ठीक है। जैसे ग्राउंड फ्लोर बन गया है, वो कंप्लीट भी हो गया है, यूजेबल भी हो गया है, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है, नेक्स्ट जो फ्लोर्स बन रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी कंटिन्यू है। तो इस केस में क्या होगा, बोल रहा है कॉमा कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट in relation to a part should cease when substantially all the activities of that of that part are completed, ठीक है। क्या बोला है,
यहाँ पर देखो, यहाँ तो मैंने यहाँ से पढ़ के समझाया कि जब कंस्ट्रक्शन बन रहा है कोई क्वालिफाइंग एसिड का, वो पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि मान लो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया और वो केपेबल भी है, यूजेबल भी हो चुका है, लेकिन बाकी पार्ट का कंस्ट्रक्शन अभी भी कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्वालिफाइंग एसिड बना रहे हैं। अब क्या करें, आधा कंप्लीशन है, ठीक है, कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, कुछ पोर्शन अभी भी काम चल रहा है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन रिलेशन टू ए पार्ट शुड सीज, ठीक है, मतलब उस पार्ट के लिए बंद कर दो जो पार्ट बन गया है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर अगर बन गया है तो उसके लिए जितना बोरिंग कॉस्ट आ रहा था प्रोपोर्शनेटली, वो कैपिटलाइज करना बंद कर दो व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दैट पार्ट आर कंप्लीटेड, ठीक है, तभी बंद करो जब पूरा उस पे कंप्लीशन हो चुका है, मतलब उस पे और कुछ मेजर एक्टिविटी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले इससे रिलेटेड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, माइनर एक्टिविटीज अगर बाकी है तो चलेगा, फिर उसको हम लोग क्वालिफाइंग एसिड रेडी नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे कि डेकोरेशंस वगैरह, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ठीक है, अगर यूज कर पा रहे हैं फिर उसमें मॉडिफिकेशन तो चलता जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई कुछ डेकोरेशंस वगैरह करवा रहा है तो वो काम चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसिड जो है वो तो बन के रेडी हो गया, अगर मेरा एग्जाम्पल बिल्डिंग का है तो यही चीज बोला, ये दो पॉइंट हम लोग का इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पर सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन और ये जो कंस्ट्रक्शन इन पार्ट, ये दोनों रिलेटेड है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कब बंद कर देना चाहिए, पहले बताया, फिर बोला कि अगर पार्ट कंस्ट्रक्शन है तो उसमें जितना पार्ट कंप्लीटेड है उतने का कैपिटलाइज करना बंद कर दो, बाकी का कैपिटलाइज करते रहो, ठीक है, लेकिन कंप्लीशन तभी मानेंगे जब वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है, ठीक है, और माइनर वर्क अगर बाकी है तो उसे कंसिडर करने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर डिस्क्लोजर भी लिख लेते हैं इस एस का, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हर एक एस का डिस्क्लोजर होता है ना, कि अगर ये एस फॉलो करे तो क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, द अकाउंटिंग पॉलिसी, द अकाउंटिंग पॉलिसी adopted for borrowing cost, next the amount of borrowing cost capitalized during the period। तो देखो, अगर एस 16 फॉलो हो रहा है, जो कि करना भी पड़ेगा, क्योंकि एस फॉलो किए बिना हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, अगर बना भी लेते हो तो फिर ऑडिटर उसे क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा, मतलब बोलेगा कि ये सही नहीं बना है, क्योंकि वो हमें ट्रू एंड फेयर भी नहीं देता है, तो ये डिस्क्लोजर क्या है, इसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, हर एक केस का अपना अपना डिस्क्लोजर होता है, तो वही मैंने एक बार लिखवा दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज 16 के रिगार्डिंग, अगर हम लोग एज 16 फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहला बात है ये वाला, देखो, अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कोई एक पीरियड में कितना बोरिंग कॉस्ट हम लोगों ने कैपिटलाइज किया है उसे अलग से दिखाना, डिस्क्लोज करने का मतलब है शो करना पड़ेगा, और अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरिंग कॉस्ट के लिए हम लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज लिया है वो बताना पड़ेगा, पॉलिसीज मतलब जो रूल्स है, ठीक है, हम लोग क्वालिफाइंग एसिड होगा तो कैपिटलाइज करेंगे, क्वालिफाइंग नहीं होगा, नॉन क्वालिफाइंग होगा तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, वही चीज बता रहे हैं, तो ये जस्ट डिस्क्लोजर मैंने नॉर्मल ऐसे ही लिखवा दिया, इससे कुछ ज्यादा हमें क्वेश्चन नहीं लेगा, ये जस्ट याद रखने के लिए। अच्छा, अब हम लोग और एक पॉइंट पढ़ेंगे जिसपे एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट भी, ये डिस्क्लोजर बाद में लिखवाने से भी होता है, अच्छा चलो लिखवा दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, लिखो, द एक्सटेंट टू द एक्सटेंट that funds are borrowed generally and used
for the purpose obtaining a qualifying asset the amount of borrowing cost, the amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined by applying capitalization rate to the expenditure on that asset। ये हमें पता है, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, अभी पढ़ के बता देंगे तो तुम लोग को याद आ जाएगा। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, लेकिन इसके बाद क्या बोल रहा है देखो, ये हम लोगों ने नहीं किया। द कैपिटलाइजेशन rate should be the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowing of the enterprise that are outstanding during the period. That are outstanding during the period other than borrowing made specifically for the purpose of obtaining qualifying asset। The amount of borrowing cost BC लिख देते हैं, amount of borrowing cost capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing cost incurred during the period। ठीक है, ये पार्ट है, ठीक है। अच्छा, और एक पोर्शन लिखना है हम लोग को यहाँ पर। to the extent that funds are borrowed specifically for
द पर्पस ऑफ obtaining a qualifying asset, comma, the amount of borrowing cost, the amount of borrowing cost eligible for capitalization on the asset should be determined as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any income on the temporary investment of those borrowing. अच्छा देखो, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक बार लिखवा दिया ताकि तुम लोग के पास ये नोट रह जाए कि कैसे करना है। ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही किया था। टू द एक्सटेंट दैट फंड्स आर बोरोड जनरली एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑब्टेनिंग ए क्वालिफाइंग एसेट, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर ऑन दैट एसेट। देखो ये हम लोगों ने कौन सा किया था, अगर कभी ये पॉइंट आ जाए तो देखो हम लोगों ने ये कैसे किया था, ये उतना ही हमें जो है कैपिटलाइज्ड करना चाहिए जितना एक्सपेंडिचर, ये जो वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट करके हम लोग को अपना बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज्ड होगा वो फाइंड आउट करना था। जैसे देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था ना, किस तरह से बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज्ड होगा वही बता रहा है, ठीक है। तो एक बार लिखवा दिया मैंने नोट कि ये कैसे होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोला है, द कैपिटलाइजेशन रेट शुड बी वेटेड एवरेज ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। वेटेड एवरेज करना पड़ सकता है जब हम लोग के पास मोर देन वन रेट हो जाता है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ये देखो 11% भी था और यहाँ पर 13 और 15 दो तरह का था। 11 तो स्पेसिफिक वाला था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दो रेट आ जाएगा तब हमें वेटेड एवरेज, सिर्फ एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट अप्लाई करना चाहिए टू द बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइज दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड अदर देन बोरिंग मेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट। उस पोर्शन के लिए जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरो नहीं किया गया है। जैसे देखो यहाँ पर स्पेसिफिक बोरिंग, फिर जनरल बोरिंग में स्पेसिफिक जो था, ठीक है, 10 लाख हम लोगों ने जो एसेट बनाया था उसमें देखो हम लोग का जनरल बोरिंग दोनों मिला के कितना हुआ था। यहाँ पर हम लोग का जनरल बोरिंग था 30 लाख और 20 लाख, 50 लाख था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिक बोरिंग कितना किया था, 10 लाख। 10 लाख पे हम लोग का इंटरेस्ट आ गया था 1,10,000 और हम लोग का एक्सपेंडिचर कितना आया था 25 लाख। कैसे पता चला, ये देखो एक्सपेंडिचर 25 लाख, तो 25 लाख में से 10 लाख स्पेसिफिक बोरिंग से ले लिया होगा हम लोगों ने। फिर जनरल बोरिंग से कितना लेना पड़ा, 15 लाख। अब 15 लाख का रेट कौन सा लगा है, 13 या 15, क्योंकि जनरल बोरिंग तो टोटल 30 और 20 50 था, तो हम लोगों ने उसका क्या किया था, एवरेज किया। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि अदर देन बोरिंग मेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट, बोल रहा है कि जो जनरल पर्पस के लिए लिया गया है उसका हम लोग जितना पोर्शन कैपिटलाइज करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मोर देन वन रेट है तो वेटेड एवरेज करके। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग ए पीरियड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन का अमाउंट जो है वो जितना बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड एक्चुअली में हुआ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेरा एक्चुअली में बोरिंग कॉस्ट जितना इनकर्ड हुआ है उससे ज्यादा हम कैपिटलाइज्ड करके नहीं दिखा सकते, ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोर्शन है इस पे हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये करेंगे। देखो बोल रहा है टू द एक्सटेंट द फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ए क्वालिफाइंग एसेट, हम लोगों ने क्वालिफाइंग एसेट खरीदने के लिए फंड बोरो किया है। फिर क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन द एसेट शुड बी डिटरमाइंड एज
the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any income on the temporary investment of the of those borrowing. ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो हम लोगों ने क्वालिफाइंग एसेट के लिए कुछ अमाउंट बोरो किया है तो उस पे बोरिंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज्ड होगा, लेकिन उस अमाउंट को अगर हम लोगों ने कुछ दिन आइडल रखा है, मतलब यूज नहीं किया है, पैसा पड़ा हुआ था तो हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करके हमारे पास इनकम आ गया, ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पॉइंट वही बता रहा है। तो एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, देखो ट्रीटमेंट हम लोग का क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, इनकम हमें देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मुझे मैथ में ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं। एक क्वेश्चन लिखते देखो, एस लिमिटेड issued 12% secured debenture of ₹100 lakh on 1/5/2021 to be utilized as, किस तरह से यूटिलाइज करने के लिए दिया है, इन यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, रुपीस लिख देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री डेट 40 इन लैख कर देते, ठीक है, 40 लाख है इसका मतलब। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है परचेज ऑफ मशीन, ये है 35 और यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग कैपिटल 25। फिर इसमें ऐड करेंगे इन मार्च 2022 कंस्ट्रक्शन of the factory building was completed and machine was installed, मतलब इसका बात हो रहा है फैक्ट्री कंप्लीट, फैक्ट्री शेड जो बन रहा था वो कंप्लीट है, मशीन वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स intended use total interest on debenture for the financial year ended 31st March 2022 was 11 lakh. 11 lakh during the year 21-22, the company had invested idle fund out of money raised from debentures in banks FD, मतलब fixed deposit, and had earned interest of ₹2 lakh. So the treatment
of interest under accounting standard 16 and explain the nature of asset. ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रहा है पहले कि एस लिमिटेड ने 12% डिवेंचर इशू किया है, सिक्योर्ड डिवेंचर, मतलब इसने क्या किया है, बोरो किया है, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर इशू करना क्या होता है, मतलब लोन पब्लिक से ले रहे हैं तो है तो बोरोइंग, ठीक है, तो डिवेंचर के थ्रू से बोरोइंग हुआ है 100 लाख of rupees 100 lakh on 1/5 2021 1/5 2021 1/5 2021 को डिवेंचर इशू किया गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इशू हुआ है, अब उस पैसे से इन्होंने कुछ काम किया है, क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड को कंस्ट्रक्ट किया है, 40 लाख रुपीस है, उसमें इन्वेस्ट किया है, परचेज ऑफ मशीन पे 35 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ है, वर्किंग कैपिटल 25 लाख। इन मार्च 2022, तो ये ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2022 में होगा, क्योंकि 21 से 22, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है इन मार्च 2022 कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, एंड मशीन वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, और मशीन भी रेडी फॉर यूज हो चुका है। अच्छा अब बोल रहे हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, और इस पीरियड में इंटरेस्ट यानी कि बोरिंग कॉस्ट कितना बना है, 11 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 21, अच्छा ये मैंने दोनों ही 21 लिख दिया है क्या, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट, इसमें हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर 21-20, ये 22, ड्यूरिंग द ईयर 21-22, इस पीरियड में फिर से क्या बोल रहा है, देखो द कंपनी हैड इन्वेस्ट आइडल फंड आउट ऑफ मनी रेज्ड फ्रॉम डिवेंचर, डिवेंचर से जो पैसा इन्होंने रेज किया था, जो कि था हम लोग का लगभग 100 लाख, उसमें से कुछ पैसा कंपनी ने क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया है इन बैंक एफडी, बैंक में, एंड हैड अर्न इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख, कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया है, ठीक है, अर्न किया है 2 लाख, कैसे किया, जो डिवेंचर इशू किया था कुछ क्वालिफाइंग एसेट्स को रेडी करने के लिए, वो करने के बाद भी कंपनी ने कुछ बचा हुआ फंड था उसको क्या किया, बैंक में एफडी कर दिया, और एफडी करने से इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट मिला 2 लाख। बोल रहा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंडर, तो ये इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पर मेनली हमें वही सीखना है। तो देखो यहाँ पर आंसर जो है हम जस्ट सॉल्व करके दिखा देते क्या होगा। हमें यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा पता है, हम लोग का यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा, टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना है, 11 लाख, ठीक है, डिवेंचर इशू करने पे टोटल बोरिंग कॉस्ट हो गया 11 लाख, लेकिन अगर मेरा 2 लाख का अर्निंग है, कैसे, जो डिवेंचर इशू करके मुझे 11 लाख इंटरेस्ट देना था, उसी डिवेंचर का कुछ आइडल अमाउंट को यूज करके हम लोगों ने इंटरेस्ट कमा लिया है 2 लाख, तो मेरा बोरिंग कॉस्ट नेट करना पड़ेगा, ठीक है, नेट करने से आ जाएगा 9 लाख, तो यही ट्रीटमेंट हमें करना है इंटरेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर नेट कर देंगे, जो एक्सपेंस और इनकम है, एक्सपेंस से इनकम को लेस करके बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ये देखो, to the extent that funds are borrowed specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing cost eligible for capitalization, जैसे यहाँ पर 11 लाख है, ये पूरा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोरो किए हैं किसके लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, ऑन द एसेट शुड बी डिटरमाइंड एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कौन सा होगा, इनकर्ड ऑन दैट borrowing during the period, लेस कर देंगे अगर कोई भी इनकम, एनी इनकम ऑन द टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोस बोरिंग, तो बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन तो होगा ही, लेकिन कैसे डिटरमाइन करेंगे, बोल रहा है कि एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट क्या होगा, एक्चुअली हम लोग उसी को इनकट करके दिखाएंगे, अगर हमारा कुछ इनकम है उससे, जैसे कि यहाँ पर था 2 लाख, तो उसे हमें क्या कर देना पड़ेगा, लेस एनी इनकम ऑन द टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोस बोरिंग, तो ये इसीलिए पॉइंट मैंने लिखवाया कि इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा तुम लोग लिख के मत आ जाओ, जैसे इसका आंसर ऐसे नहीं होता, ये तो मैंने जस्ट नेट ट्रीटमेंट बता दिया कि कैसे हुआ, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब लिखना स्टार्ट करोगे कि ये क्यों लेस किया, तो उसका प्रोविजन है, तो पहले प्रोविजन लिखोगे, जैसे टैक्स में लिखते हो, तो ये प्रोविजन है इससे रिलेटेड, ये लिखवाने का रीजन यही है
लिख के प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को एग्जाम में जाके किसी को लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि अकॉर्डिंग टू एज 16 फिर ये टू द एक्सटेंट से यहाँ तक। तो इन दिस केस फिर ये बोलोगे कंक्लूजन ये होगा हमारा कि हम लोग यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड मानेंगे 9 लाख, ठीक है, 11 लाख नहीं मानेंगे। तो अब ये और हम नहीं लिखवा रहे, ये तो मैंने प्रोविजंस को अलग से ही लिखवा दिया, इस क्वेश्चन में नहीं लिख पाए, नहीं तो बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा इन दिस केस, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बोरिंग कॉस्ट हुआ इतना। मैंने तो ये शॉर्टकट में दिखाया, तुम लोग पूरा लिखोगे कि बोरिंग कॉस्ट इतना था तो क्या होगा, आंसर जो है एक पैटर्न में लिखना चाहिए ना, पहले ये लिख लिया, फिर यहाँ पर दिखाया कि कितना हो रहा है बोरिंग कॉस्ट और इसमें से कितना हम लोगों ने अर्न किया है आइडल फंड को इन्वेस्ट करके। तो हम लोग को यहाँ पर नेट कर देना पड़ेगा कि नेट बोरिंग कॉस्ट हम लोग का इतना हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और अच्छा, अब हम लोग देखो कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था, 4 पॉइंट, जिसमें देखो बाकी सारे पॉइंट हम लोग छोटा छोटा डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट बाकी है। ये देखो, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये वाला पॉइंट अब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फॉरेन से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है, फॉरेन बोरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखो फॉरेन बोरिंग पे कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग फॉरेन बोरिंग। तो फॉरेन बोरिंग का मतलब हो गया कि हम लोग लोन जो है हमारे देश में ना लेके बाहर से अगर लोन ले रहा है तो उसमें बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं यहाँ पर, when borrowing are from foreign country, then एक्सचेंज लॉस, क्योंकि एक्सचेंज लॉस हो सकता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट चेंज होने पे एक्सचेंज लॉस हो सकता है, एक्सचेंज लॉस ऑन फॉरेन करेंसी should be treated as borrowing cost as follows, ठीक है। कैसे होगा, हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि एक्सचेंज लॉस इनकर्ड कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे और सेकेंड कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग माइनस कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये नेक्स्ट प्रोविजन देखो, पहले क्या लिखा है, एक्सचेंज लॉस इनकर्ड और दिस पॉइंट विच एवर इज लोअर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, पहले लॉजिकली समझते हैं, फिर विच एवर इज लोअर के हिसाब से हम दिखाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जब लोन लिया था, लोन बोरोड डॉलर में 1 लाख, ठीक है। एट दैट टाइम, ऐसे लिखते हैं, एट दैट टाइम एक्सचेंज रेट, एट दैट टाइम एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹50, ठीक है, ये चल रहा था। एट द ईयर एंड, जब ईयर एंड हुआ, एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है, तो चेंज हुआ है, देखो एक्सचेंज रेट
$1 इक्वल टू ₹55, ठीक है। लोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्ट क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग एसेट। देखो अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा तब तो फिर ये एग्जांपल कैसे ले, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट होगा तभी ना बोरिंग कॉस्ट में, तो पीएल में जाएगा। लेकिन इसमें दो पार्ट होगा, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। हम लोगों ने क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक लोन बोरो किया है, लेकिन फॉरेन से लोन बोरो किया है, ठीक है। लोन हम लोगों ने फॉरेन से बोरो किया है, लोन बोरोड फ्रॉम यूएसए, ऐसे लिख देते, फॉर $1 लाख। एट दैट टाइम एक्सचेंज रेट, मतलब जब लोन लिया तब एक्सचेंज रेट था ₹50। अब जब ईयर एंड हुआ तो एक्सचेंज रेट हो गया ₹55, ठीक है। अब हम लोग को इंटरेस्ट भी बता दिया है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ये जो एग्जांपल इसमें इंटरेस्ट बता दिया है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना वहां पर इंटरेस्ट हमें खुद से कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरोइंग इज 10 लाख, ठीक है। ये इंटरेस्ट हुआ है 10 लाख, और यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटलाइज्ड करना है। ये तो हमें पता ही है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया गया है लोन, तो लोन का इंटरेस्ट यानी बोरिंग कॉस्ट जिसे बोलते हैं वो तो कैपिटलाइज्ड ही होगा। अब हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 55, मतलब $1 पे ₹5। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस इन टोटल कितना होगा, एक्सचेंज डिफरेंस इन टोटल कितना होगा। तो देखो लोन का अमाउंट बढ़ गया ना, देखो जो $1 लाख का लोन था वो 50 एक्सचेंज रेट के हिसाब से था, ठीक है। $1 ₹50, उसके हिसाब से हम लोगों ने $1 लाख का लोन किया था। अगर एक्सचेंज रेट 50 से 55 हो गया तो $1 ₹5 से जो है बढ़ गया, तो हमारा लोन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, $1 लाख जो है वो 5 लाख हो जाएगा। 1 लाख जो है वो एक्सचेंज डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख। ये हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस लॉस हो गया, क्योंकि जो लोन $1 लाख का था वो उसमें अभी इंक्रीमेंट आ गया है 5 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब क्या हुआ, डॉलर का रेट इंक्रीज होने की वजह से लोन का अमाउंट 5 लाख से बढ़ गया। लोन जो 10 लाख दिख रहा था वो तो 50 के हिसाब से दिख रहा था। अब अगर $1 55 हो चुका है, 55 हो चुका है, तो पर मतलब $5 करके बढ़ गया, तो $1 लाख कितना बढ़ेगा, ये डॉलर में $1 लाख, 5 एक्सचेंज रेट, ये कैसे आया ये भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो, अगर नहीं बाद में समझ में आए तो 55 माइनस 50, ठीक है। ये पर एक्सचेंज रेट ₹5 के हिसाब से $5 लाख का हम लोग का लोन का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोग का यहाँ पर ये चेक करना है कि जो हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस आया उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब ये 5 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी वाले क्वेश्चन में कि 5 लाख का हम लोग ट्रीटमेंट क्या करें। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पर पहले एक केस लिखते हैं, केस 1, ठीक है। तो केस 1 है कि सपोज इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग, मतलब अगर ये बोरिंग अमाउंट हम लोग अपने देश में ही करते, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग इज ₹12 लाख, मतलब इतना ही लोन अगर हम लोग लेते इंडिया में तो हम लोग का बोरिंग कॉस्ट आता 12 लाख, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना है कि ये एक्सचेंज डिफरेंस का हमें क्या करना चाहिए। अब हम लोग को इतना तो पता है कि बोरिंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो वो कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है, और क्वालिफाइंग के लिए नहीं है तो वो पीएल होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें बता रहे हैं लोकल बोरिंग 12 लाख, मतलब इतना सोचो लोकल बोरिंग पे इंटरेस्ट 12 लाख। तो अगर हम लोग जो क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए इंडिया से सेम लोन लेते तो हमें 12 लाख इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड करना पड़ता है, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन हम लोग सेम क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए बाहर से लोन लिए हैं, इस पे हम लोग का इंटरेस्ट तो 10 लाख हो रहा है, लेकिन एक एक्सचेंज, ये तो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए था, बट एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से लोन का जो अमाउंट है वो $5 लाख से बढ़ गया।
तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब यहाँ पर एस हमें बोल रहा है कि हम लोग मैक्सिमम 12 लाख मतलब कंपेयर करना पड़ेगा लोकल बोरिंग से। तो अगर हम लोगों का ये बोरिंग लोकली किया जाता तो 12 लाख हम लोग कैपिटलाइज करते, ठीक है, जहां पर हम लोग 10 लाख कैपिटलाइज करते, लेकिन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से और भी 5 लाख का हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब लोन अमाउंट बढ़ जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं लोन अमाउंट बढ़ रहा है डिफरेंस की वजह से। तो ये 5 लाख का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ये तो बेसिकली हमारा लॉस है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कुछ और हुआ कुछ और। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एएस ये परमिशन दे रहा है कि जितना हम लोग लोकल बोरिंग पे कैपिटलाइज करते एटलीस्ट उतना अमाउंट हम लोग यहाँ पर कैपिटलाइज कर देंगे। मतलब यहाँ पर 5 लाख से 2 लाख यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये क्या हो गया, हम लोग मैक्सिमम तो 12 लाख कर सकते थे अगर इंडिया से बोरिंग करते, ये पूरा कैपिटलाइज्ड होता। तो यहाँ पर हम लोग 5 लाख का जो लॉस है उसमें से 2 लाख का जो लॉस है उसे हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे, और बाकी जो 3 लाख है इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग 3 लाख जो है वो पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। देखो अभी इसी चीज को हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, इस पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस, यहाँ पर 2 पार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस, इसको क्या कंसीडर करना चाहिए, कंसीडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ना, पहला बात है एस हमें बोल रहा है ये भी हमारा बोरिंग कॉस्ट है। अब बोरिंग कॉस्ट का तो 2 ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, एक तो कैपिटलाइज्ड कर दो क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट के लिए है, कैपिटलाइज्ड कर दो, ये हमें A16 बता रहा है, ठीक है। लेकिन कितना कैपिटलाइज्ड करेंगे, मैक्सिमम। अगर यही लोन हम लोग लोकल मार्केट से लेते तो 12 लाख होता, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 12 लाख जो है कैपिटलाइज्ड करेंगे। तो एक्सचेंज डिफरेंस जो है उसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस है 5 लाख का, है ना, 5 लाख का है यहाँ पर। तो ये 5 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस में से हम लोग 2 लाख यहाँ पर कैपिटलाइज्ड कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो बचा 3 लाख, बाकी जो बचा 3 लाख, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस लॉस, ठीक है। इतने अमाउंट को हम लोग लॉस मानेंगे और इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। और ये AS11 के हिसाब से होता है, जब हम लोग AS11 पढ़ेंगे तब देखेंगे ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट, टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट कितना होगा, टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट हो जाएगा ये 10 लाख तो होता ही, जो लोन का इंटरेस्ट था 10 लाख, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोगों ने कितना देखा 2 लाख, तो 2 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। इस तरह से 12 लाख कैपिटलाइज्ड होगा। अब इसमें और एक केस हम बनाते हैं, देखो इसी वाले क्वेश्चन का एग्जांपल में केस टू यहाँ पर लिखते हैं। केस 2 है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग 18 लाख होता, ठीक है, तब हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस जो आया, यहाँ पर लिखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस जिसे हमें क्या करना है, एक्सचेंज डिफरेंस का 2 पार्ट होगा। एक हो जाएगा हम लोग कंसीडर्ड, मतलब इसका 2 पार्ट हो सकता है। कंसीडर्ड एज हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट, जो कंसीडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कंसीडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट टू बी ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस तो हम लोग का क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पर आया है 5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसका कितना पोर्शन कंसीडर्ड, ऐसे लिखते हैं कंसीडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट। तो देखो बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करने का मतलब ही हो जाएगा उस अमाउंट को कैपिटलाइज्ड करना, यानी कि कितना कैपिटलाइज्ड करेंगे, यही सोचना है हमें, ठीक है। और कंसीडर्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस ही मानेंगे, ठीक है। मतलब एक्सचेंज डिफरेंस को जब एक्सचेंज डिफरेंस ही मान रहे हैं, और एक्सचेंज डिफरेंस से हमारा लॉस या गेन हो सकता है, तो यहाँ लॉस हो रहा है, कंसीडर्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। कितने को हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस के हिसाब से कंसिडर करेंगे, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएल में चला जाएगा AS11 के हिसाब से, ठीक है, जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा। और कैपिटलाइज्ड कितना होगा, वो AS16 के हिसाब से होगा। यही पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है। अब रूल्स क्या बोल रहा है, अगर हम लोग लोकल बोरिंग करते तो हम लोगों का
18 लाख रुपीस का जो है इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होता है 18 लाख, ठीक है। अभी हम लोग का कितना कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं 10 लाख। अब ये 5 लाख में से कितना हम लोग बोरिंग कॉस्ट में दे सकते हैं, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से तो 18 होता मैक्सिमम, और यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा 5 लाख को ही कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 5 लाख कैपिटलाइज करने पे हमारा बोरिंग कॉस्ट बनता है 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख। तो यहाँ पर पीएल में ट्रांसफर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज्ड, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज्ड ये बन गया हम लोग का 10 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 15 लाख। ये 15 लाख हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग को पहले ये देखना है कि हम लोगों ने जो बाहर से बोरिंग किया उस पे हमारा बोरिंग कॉस्ट कितना है, वो हम लोग का पूरा कैपिटलाइज्ड हो जाता है। लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो एक्सचेंज लॉस हो रहा है, ठीक है, जो एक्सचेंज लॉस हो रहा है उसे हम लोग क्या ट्रीट करें, तो उसे हम लोग कुछ पोर्शन बोरिंग कॉस्ट ट्रीट कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, बाकी पोर्शन को हम लोग पीएल में दे सकते हैं। लेकिन कितना कितना, ठीक है, कब कैसे होगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कंपेयर करके कि लोकल सेम बोरिंग पे हम कितना कैपिटलाइज करते हैं। मेरा इंटरेस्ट जितना होता है उतना ही कैपिटलाइज करते हैं। तो पहले वाले एग्जांपल पे पूरा 12 लाख हम लोग कैपिटलाइज कर सकते थे, और यहाँ पर 10 लाख हुआ है, तो लॉस का कितना हम लोग ट्रांसफर कर सकेंगे अपने कैपिटलाइजेशन में 2 लाख, क्योंकि मैक्सिमम 12 लाख ही हो सकता है लोकल बोरिंग से कंसिडर करके। तो बच गया 3 लाख जो हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर देखो अगर लोकल बोरिंग 18 लाख का था तो मैक्सिमम तो हम लोग 18 लाख कैपिटलाइज कर सकते थे, तो पूरा का पूरा लॉस अगर हम लोग ट्रांसफर कर देते कैपिटलाइजेशन में तो भी ये 15 लाख ही आता है, तो हम लोग कर सकेंगे। ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, एक्सचेंज लॉस इनकट। पहले वाले क्वेश्चन में देखो एक्सचेंज लॉस इनकट 5 लाख, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग माइनस कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि देखो 12 लाख है कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग, और फॉरेन करेंसी का कितना है 10 लाख, तो डिफरेंस कितना है 2 लाख। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला है व्हेन बोरिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी द एक्सचेंज लॉस ऑन फॉरेन करेंसी शुड बी ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। मतलब ये लाइन हमें डायरेक्ट बता दे रहा है कितना कैपिटलाइज करेंगे। तो एक्सचेंज लॉस कितना है यहाँ पर समझने के लिए लिख देते, एक्सचेंज लॉस आया मेरा 5 लाख, ठीक है, और डिफरेंस मेरा कितना आया, किस चीज का डिफरेंस निकालना है, कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग 12 लाख, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फॉरेन 10 लाख, तो ये आ गया 2 लाख। तो व्हिच एवर इज लोअर, 10 लाख और 5 लाख में लोअर क्या है 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पर कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोविजन के हिसाब से हो गया, बट मैंने लॉजिक भी बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है कंपेयर करके, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन को भी हम लोग इस फॉर्मेट में ट्रांसफर करके देख सकते हैं। मैंने सेकंड वाले एग्जांपल में ये सिर्फ और सिर्फ कितना लिया है, चेंज इतना हुआ है 18 लाख हुआ है, तो ये कितना बन गया 18 लाख, 10 लाख और 8 लाख, ये कितना हो गया 8 लाख आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, और उधर आ रहा है 5 लाख। तो विच एवर इज लोअर, तो पूरा का पूरा 5 लाख ही हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। उधर तो 5 लाख आ रहा है ना, ये वाला जो बताया है इधर तो 5 लाख आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है सेकंड एग्जांपल के हिसाब से 8 लाख, विच एवर इज लोअर 5 लाख, पूरा का पूरा 5 लाख ही हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। तो इस फॉर्मेट में अगर ट्रांसफर कर दोगे तो आसानी से ही हो जाएगा, लेकिन लॉजिक ये है, ठीक है। अच्छा, अब और एक केस यहाँ पर दिखाते हैं, ऐसा केस नॉर्मली होगा नहीं, फिर भी एक बार देखो समझने के लिए। इफ लोकल बोरिंग, if interest on local borrowing, if interest on local borrowing is 9 lakh, अगर इंटरेस्ट मेरा लोकल बोरिंग पे 9 लाख का होगा तो फिर ये केस वैसे भी बनना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अगर मुझे लोकली इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा लोन लेने से तो हम बाहर से क्यों लोन ले, ये केस तो नहीं बनेगा। फिर भी समझने के लिए, तो अगर जो एक्सचेंज लॉस आ रहा है उससे हमें क्या करना चाहिए, तो इस केस में भी सेम वही वाला एग्जाम्पल पे मैंने ये बनाया, तो एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पर लिखते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस ये हम लोग का कितना आया है 5 लाख, ठीक है। अब हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कितना कैपिटलाइज करेंगे कितना पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम इंटरेस्ट 9 लाख जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर मेरा 10 लाख का फॉरेन बोरिंग से हो रहा है इंटरेस्ट, तो मेरा जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, पहला बात है कि मेरा यहाँ पर 9 लाख आ रहा है, तो ये 10 लाख जो आएगा तो ये यहाँ पर लिखेंगे considered as borrowing cost, और यहां पर लिखेंगे considered as exchange difference, ठीक है, considered as exchange difference, तो ये मेरा पीएल में जाता है और ये मेरा कैपिटलाइज्ड होता है।
कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ये होता है AS16 और ये हो जाएगा AS11 के हिसाब से, ठीक है। तो कंसिडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट। तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे अभी तक, हम लोग मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं लोकल बोरिंग के हिसाब से। तो लोकल बोरिंग यहाँ पर हमारा मिनिमम आ रहा है 9 लाख आ रहा है, ठीक है। और एक्चुअली में हम लोग का 10 लाख आ रहा है। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस है ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरा एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग का पूरा 10 लाख ही, ठीक है। ये यहाँ पर देखो बोरिंग कॉस्ट में कितना जाएगा, इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट हम लोग का कैपिटलाइज्ड कितना होगा वो बता देते हैं पहले। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज्ड ये कितना होगा, फिर 10 लाख ही होगा। हम लोगों ने 10 लाख, यहाँ तो कंपेयर करना बेकार है ना, क्योंकि हम लोग का तो 9 लाख यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम लोग का टोटल पूरा 10 लाख ही जो है अमाउंट कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। और ये दोनों जगह पे कुछ भी नहीं जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पर भी करके देख सकते हो। एक्सचेंज डिफरेंस कितना आया, 5 लाख, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस मेरा 5 लाख आया। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग 9 लाख, कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी 10 लाख, ठीक है। तो ये तो मेरा नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव 1 लाख, विच एवर इज लोअर, 1 लाख लोअर, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 लाख कैपिटलाइज जाना चाहिए, बट वैसा तो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। मतलब यहाँ पर हम लोग का कैपिटलाइजेशन में कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से, मतलब डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ भी हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, या फिर हम लोग पीएल में भी नहीं देंगे। एक्सचेंज डिफरेंस का यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को जब लोकली 9 लाख मिल रहा है तो फिर बाहर से लेने का तो कोई मतलब नहीं। अगर लेते हैं तो हमें पूरा 10 लाख का 10 लाख ही कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा केस बनेगा नहीं, हमें नॉर्मली ऐसे ही देगा, हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि कितना कैपिटलाइज्ड होगा और कितना हम लोग का AS11 के हिसाब से पीएल में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखो। जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिला है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर XYZ Limited has taken a loan of USD 10,000 on April 1, 2001 for a specific project at an interest rate of 5% per annum payable annually. On April 1, 2001, the exchange rate between the currencies was 45 per USD. The exchange rate at 31st March 2002 is 48 per USD. पहले यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देते हैं। बोल रहा है कि एक लोन लिया है, कब लिया गया है, 1 अप्रैल 2001 पे, ठीक है। और ये जो है फॉरेन से लिया गया है 10,000 USD, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम पेएबल एनुअली। On April 2001 the exchange rate between the currencies were 45. जब लोन लिया गया था तब एक्सचेंज रेट जो था वो था 45 पर USD, मतलब $1, ठीक है, इक्वल टू 45 था। द एक्सचेंज रेट एज एट 31st March 2002 ये कितना हो गया, ₹48 पर USD, ठीक है। The corresponding amount could have been borrowed by XYZ Limited in local currency at an interest rate of 11% per annum as on April 2001. यही पैसा लोकली अगर बोरो किया जाता तो 11% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता। अब हमें ट्रीटमेंट बताना है कि क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है। हम लोग का दो एक्सचेंज रेट दिया हुआ रहेगा, एक ओपनिंग मतलब जिस दिन लोन ले रहे हैं, क्लोजिंग मतलब जब इंटरेस्ट पे करने का, मतलब कैपिटलाइज ट्रीटमेंट करने का टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं इंटरेस्ट, एग्जाम्पल का देखो, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग। यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग हम लोग खुद ही कैलकुलेट करेंगे। तो फॉरेन बोरिंग कितना है, 10,000 है, ठीक है। फॉरेन बोरिंग है 10,000 और इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5%, तो 10,000 इंटू 5%, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो रहा है, 10,000 USD में है और 5% कैलकुलेट करें तो पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग का USD में आएगा। ये देखो 10,000 मतलब डॉलर में आ जाएगा, इंटू 5%, ये डॉलर में आ गया। अब हम लोग इसको रुपीज में ट्रांसफर करेंगे तब ना पता चलेगा। और ऑन दैट मोमेंट एक्सचेंज रेट था 45, ठीक है। तो इंटू यहाँ पर एक्सचेंज रेट लगाएंगे 45, ठीक है, एक्सचेंज रेट 45 लगाएंगे। अच्छा,
सॉरी, यहाँ पर 48 लगाएंगे। क्यों 48 लगाएंगे? ये इंटरेस्ट जब पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग का इंटरेस्ट इंडियन करेंसी में कितना हो रहा है। तो इंटरेस्ट जब पे करेंगे वो तो हम लोग ईयर एंड में करेंगे। ईयर एंड में डॉलर का रेट 48 हो गया है, तो क्लोजिंग वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटू 48। क्यों यहाँ पर 48 होगा? समझ में आया होगा। देखो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। हम लोग लिखे क्या है? हम लोग कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरोइंग। इंटरेस्ट कब देंगे? ईयर एंड में, एनुअली। तो ईयर एंड में एक्सचेंज रेट 48 था, तो हम लोग को 48 लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग 45 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो गया 24,000। ये रुपीज में कैलकुलेट हो गया। जो फॉरेन हम लोगों ने बोरिंग किया है उसका इंटरेस्ट इंडियन करेंसी में इतना है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, क्योंकि हमें ये तीन चीज चाहिए। और एक बताएंगे क्या है एक्सचेंज डिफरेंस, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना। अब एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? 10,000 पे 48 माइनस 45, ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है, और लोन जितना अमाउंट लिया गया था, तो $1 पे 3 रुपीज, तो फिर 10,000 पे हो जाएगा 30,000 रुपीज का एक्सचेंज डिफरेंस है। और नेक्स्ट हम लोग ये लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग कितना होगा। लोकल बोरिंग, ठीक है, लोकल बोरिंग पे इंटरेस्ट कितना होगा। तो लोकल बोरिंग जो है, अगर हम लोग सेम अमाउंट का बोरिंग करते, सेम अमाउंट कितना होगा? $10,000 इंटू क्या लगाएंगे? 48। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो हमें क्लोजिंग एक्सचेंज रेट ही लगाना पड़ेगा। इंटू इंटरेस्ट रेट बता दिया था 11% पर एनम, 11% लगाओ। तो यहाँ पर हो गया 10,000 इंटू 48 लोन का amount, ठीक है। अच्छा ये सब क्या? 10,000 इंटू 48 इंटू 11%, ठीक है। तो ये हो गया 52,800, ये बन गया। अब हम लोगों को जो भी कैलकुलेशंस में मेन तीन चीज चाहिए कि फॉरेन के हिसाब से जो लोन लिया गया उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, और लोकल बोरिंग में वही इंटरेस्ट कितना होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे फॉरेन बोरिंग के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट जो 24,000 है, वही बोरिंग अगर हम लोग लोकली करते तो इंटरेस्ट का अमाउंट 52,800 होता, और एक्सचेंज डिफरेंस निकल के आया 30,000। अब हमें ये 30,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज borrowing cost, as borrowing cost capitalized। और यहां पर और एक पॉइंट आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस जितना हम लोग का पीएल में जा सकता है। अब पीएल में जाएगा कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, पीएल में जितना ट्रांसफर होगा। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग मैक्सिमम 52,800 जो है वो हम लोग कैपिटलाइज कर सकते थे, लेकिन हम लोग का यहाँ पर कितना आ रहा है? 24,000 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग ये चेक करेंगे कि ये दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, और ये विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर, या फिर ये देखो इस पे ट्रांसफर कर दोगे काफी इजीली हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग माइनस कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग माइनस कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये दोनों का डिफरेंस देखो, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हो गया 800 और 32,800, ठीक है, और 30,000 और 32,800 विच एवर इज लोअर, मतलब 30,000 हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट का अगर पूरा का पूरा ही कैपिटलाइज्ड हो गया तो पीएल में ट्रांसफर करने का कुछ भी नहीं बचा, नील, ठीक है, पीएल में ट्रांसफर करने का कुछ भी नहीं बचेगा, ये जो है हमारा ब्लैंक रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो कितना हम लोगों का कैपिटलाइज्ड हो रहा है? टोटल अमाउंट कैपिटलाइज्ड, कितना अमाउंट टोटल कैपिटलाइज्ड होगा? तो वही हम लोग का बोरिंग कॉस्ट भी होगा, वही हम लोग का बोरिंग कॉस्ट भी होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो होना ही था, ये वाला तो होगा ही, लोन लिए हैं तो एक्चुअली जो अमाउंट है वो तो मेरा रहेगा 24,000। अब एक्सचेंज डिफरेंस का कितना बोरिंग कॉस्ट में लगा सकते हैं? 30,000 का पूरा ही लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 54,000। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि हमें तो मैक्सिमम 52,800 परमिसिबल था, तो हम लोग 54,000 कर ही सकते हैं। तो हम लोग लोकल बोरिंग से इसे कंपेयर करके देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने कर लिया। अच्छा और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन था, हम एक एग्जाम्पल फिर से लिखवाते हैं और उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ए लिमिटेड हैज
a loan US dollar 20,000 at the beginning of financial year for a specific project at an interest rate of 6% per annum payable annually. ठीक है, लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए तुम लोग मुझे करके बताओ, ठीक है। ऑन द डे ऑफ टेकिंग लोन, द एक्सचेंज रेट ER लिख देते, एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी currencies was 48 per 1 US dollar. The exchange rate at the closing of the financial year was rupees 50 per 1 US dollar. The corresponding amount could have been borrowed by the company in Indian rupees at an interest rate at the rate of 11% per annum. Determine the treatment of borrowing cost. ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फॉरेन करेंसी जो हम लोगों ने फॉरेन से जो हम लोगों ने लोन बोरो किया उसका इंटरेस्ट क्या, अगर नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा लोकल बोरोइंग पे इंटरेस्ट कितना होता और एक्सचेंज डिफरेंस, ये तीन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरोइंग। तो जो फॉरेन बोरिंग हम लोगों ने किया उस पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पर देखो कितना बोरो किया, 20,000 US डॉलर पे, ठीक है। और इसका बोल रहा है 6% इंटरेस्ट है, 20,000 पे 6% इंटरेस्ट है, एनुअली पे करना पड़ेगा। और जिस दिन लोन लिया गया उस दिन एक्सचेंज रेट है 48, ये लोन लिया है जिस दिन, लेकिन जब हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो ईयर एंड में करेंगे, तो क्लोजिंग हमें एक्सचेंज रेट देखना चाहिए और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट हमें बता रहे हैं 50। तो जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें लोन अमाउंट चाहिए जो कि है $20,000 और इस पे 6% इंटरेस्ट। ये कैलकुलेट करने से हमारे पास डॉलर में इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डॉलर में इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। अब इस डॉलर को हम लोग क्या करेंगे, रुपीस में ट्रांसफर करेंगे। इसमें कितना लगाना पड़ेगा, 50 लगाना पड़ेगा। क्यों 50? क्लोजिंग रेट पे ही तो हम लोग इंटरेस्ट देंगे ना, तो इसीलिए 50 यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो 20,000 का डॉलर के हिसाब से 6% इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट हो रहा है 1200 इंटू 50, रुपीस में बन रहा है 60,000। तो फॉरेन बोरोइंग का जो इंटरेस्ट है रुपीस में इंडियन करेंसी में 60,000 है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग का कितना हो रहा है, तो एक्सचेंज डिफरेंस कैसे होगा पता चलेगा। ये हम लोग का एक्सचेंज रेट का जो चेंजेस है 50 बन गया है, जो कि पहले था 48। $1 पहले 48 था जब लोन लिया था, अब $1 बन गया है 50 और इस पे हम लोगों ने $20,000
जो है बोरो कर रखा है, तो एक्सचेंज डिफरेंस से हमारा एक्सचेंज लॉस कितना आ रहा है, तो पर डॉलर पे लॉस आ रहा है 2 रुपीज, तो $20,000 पे आ जाएगा $40,000 का लॉस है। अब क्वेश्चन यही है कि ये $40,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंपेयर करने के लिए हम लोग अगर यही लोन लोकली बोरो करते तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग। तो लोकल बोरिंग अगर हम लोग करते तो 20,000 इंटू, पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉलर है $20,000 का जो लोन है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे रुपीज में, कि ये लोन का अमाउंट कितना हो रहा है, तो $20,000 मतलब इंडियन रुपीज में कितना बोरो किया है हम लोगों ने, इनटू कितना करेंगे एक्सचेंज रेट ओपनिंग वाला, क्योंकि जब लोन लिए थे तब एक्सचेंज रेट 48 चल रहा है, तो ये डॉलर में जब हम लोग 48 रुपीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, $1 48, तो $20,000 का मतलब कितना, तो $20,000 का मतलब हो जाएगा 48 से मल्टीप्लाई करने से 9,60,000, मतलब रुपीज में देखो तो 9,60,000 का लोन लिए थे, और इस पे इंटरेस्ट बोल रहा है 11% पर एनम, तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 1,05,600 रुपीज में, ठीक है। तो अगर हम लोग बोरो लोकली करते तो हमें 1,05,600 कैपिटलाइज करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को 60,000 तो कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, और ये 40,000 भी अगर हम लोग कैपिटलाइज पूरा कर देते तो 1 लाख ही बनता है। हम लोग कितने तरह से इसको समझ सकते हैं, देखो या तो फॉर्मूले में डाल दो जो लिखा हुआ है, या फिर समझ के भी कर सकते, तो ये पूरा अगर कैपिटलाइज करते तो भी 1 ही लाख हो रहा है ना, जबकि परमिशेबल कितना हो रहा है, परमिशेबल हो रहा है 1,05,600, 1,05,600, तो इसको हम लोग नहीं 10,000 नहीं, हाँ ठीक है 1,05,600 हो रहा है, तो इसका मतलब 5,600 तो भी हमारे पास रहेगा कैपिटलाइज करने के लिए, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट ही हम लोग का कैपिटलाइज हो जाएगा, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा। अब बाकी इस पे भी ट्राई करके देखो, ये फॉर्मूले में भी वो भी तो हम लोग वैसे ही चेक कर रहे हैं ना, जैसे देखो एक्सचेंज लॉस कितना हो रहा है, एक्सचेंज लॉस जो है यहाँ पर 40,000 हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1,05,600 माइनस 60,000, ठीक है, जैसे भी करो एक ही बात है 45,600, ये दोनों का डिफरेंस है 45,600 और एक्सचेंज डिफरेंस है 40,000, विच एवर इज लोअर वो हम लोग का कैपिटलाइज्ड होगा तो 40,000। लेकिन लॉजिक क्या है, मैक्सिमम तो हम लोग इतना कर सकते थे, तो फिर पूरा ऐड करके देखेंगे मैक्सिमम लिमिट से कम हो रहा है कि ज्यादा, अगर मैक्सिमम लिमिट से कम हो रहा है पूरा कैपिटलाइज्ड होगा, अगर ज्यादा हो रहा है तो बाकी अमाउंट पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। एक्सचेंज डिफरेंस का कितना अमाउंट बोरिंग कॉस्ट के हिसाब से ट्रीट होगा, यानी कि कैपिटलाइज्ड होगा, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है, तो पूरा का पूरा 40,000 रुपीज पूरा एक्सचेंज लॉस ही हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, और एक्सचेंज डिफरेंस का कितना हम लोग का पीएल में जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू पीएल एज 11 के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो कैपिटलाइज्ड हुआ, टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एज borrowing cost is, ये तो करना ही था 60,000 और 40,000 भी कर रहे हैं, यानी 1 लाख 60,000 प्लस 40,000, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीस जो हमें कैपिटलाइज्ड करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा अब एक क्वेश्चन है वो हम करवा देते, देखो ये जो हम लोग का फॉरेन करेंसी वाला है ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस तुम लोग को ध्यान से कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा और एक तो एग्जाम्पल करवा देते हैं, और एक तो एग्जाम्पल करवा देते हैं, फिर हम लोग और एक छोटा सा पॉइंट बाकी वो कर लेंगे, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, ए लिमिटेड टू लोन from USA at the rate of 2% for
$10,000 on that date, ये full stop, on that date exchange rate was 61. At the year end, exchange rate is 67. If funds borrowed from लोकल बैंक, मतलब देश में, ठीक है, लोकल बैंक मतलब इंडिया में अगर लेते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई, ठीक है, आरओआई बोलते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 13% पर एनम, ठीक है। अब हमें बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है जो कैपिटलाइज्ड होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग, तो कितना होगा? $10,000 का हम लोगों ने बोरिंग किया है, इंटरेस्ट रेट 2%, तो ये डॉलर में आ गया। इसे रुपीज में ट्रांसफर करें, कौन सा रेट लगाएंगे? एक्सचेंज रेट कौन सा लगाएंगे बताओ? सारा तो हम ही बता रहे हैं। एक्सचेंज रेट कौन सा लगाएंगे? 61 की 67? बोलो, एक्सचेंज रेट कौन सा लगेगा? 61 की 67? इतना सारा तो मैंने करवाया, बोलो। 67 लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो ईयर एंड में देंगे तो क्लोजिंग वाला लगाना पड़ेगा। तो ये हो रहा है 200 इंटू 67, ये हो जाएगा 13,400 रुपीज में बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट का वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस देख लो। एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो रहा है? 67 माइनस 61, 67 माइनस 61, ये $1 पे हुआ है। हम लोगों ने $10,000 का बोरिंग किया था, तो ये हो गया 6,000 रुपीज का एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा और मैंने बाकी तुम लोग को दिखा दिया है कैसे करके प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि लोकल बोरिंग में हम लोग का क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं लोन इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग। अगर यही फंड लोकली बोरो किया जाता तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ता? तो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पर $10,000 का जो है इसको पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा रुपीज में, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। इंटू कितना करेंगे? अभी इंटू 61 करेंगे ना, तभी तो लोन अमाउंट निकल के आएगा। लोन तो जब लिया गया तब का रेट लगाओ, तो लोन अमाउंट निकल के आए। इस पे इंटरेस्ट रेट 13%, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं। सबसे गलती ये हो जाता है कि 67 यहाँ लगेगा, 61 यहाँ लगेगा। अब रटने का जरूरत नहीं है ना, लॉजिकली समझ के देखो, नहीं तो फिर क्या करते हैं बहुत से लोग रीड करके इसको याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 13%, तो ये हो गया हम लोग का 79,300, ठीक है। अब मैक्सिमम हम लोग 79,300 जो है कैपिटलाइज्ड कर सकते थे, तो इसके साथ इसको पहले ऐड करके देख सकते, वैसे भी समझ सकते हो। तो ये हो रहा है 73,400, तो कम ही हो रहा है, मतलब हम लोग पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड कर पाएंगे। तो कैपिटलाइज्ड कितना हो जाएगा? पीएल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, कैपिटलाइज्ड हो जाएगा पूरा 13,400 तो होना ही था। एक्सचेंज लॉस का कितना पोर्शन होगा? पूरा पोर्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करने के बाद भी मैक्सिमम जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है ना, हम लोग मैक्सिमम इतना कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर इसको क्रॉस कर जाता तो बाकी एक्सेस अमाउंट हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है। जब एक्सेस हो जाएगा तब हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये तुम लोग को समझ में आ गया और मुझे ज्यादा एग्जांपल्स का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब लास्ट एक क्वेश्चन करवा देते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो। यहाँ पर ये भी मतलब नोन पॉइंट ही है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर चेंजेस है, तो वो हम बता देते हैं। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया आज, देखो ये वाले पॉइंट पे करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी पार्ट ऐड करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया कहाँ गया ये, ठीक है। अब इस पे भी हम लोग ट्रीटमेंट पूरा करके दिखाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो वो तो एग्जाम्पल के साथ मैंने क्वेश्चन दिया था, अब एक प्रॉपर क्वेश्चन देते हैं। देखो, आर लिमिटेड borrowed an amount of 150 crore on 1/4/2021 for construction of boiler plant at the rate of 11% per annum. The plant is expected to be completed
टू बी कंप्लीटेड इन 4 years, 4 साल में कंप्लीट होगा तो क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। सिंस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13% पर एन, बताते हैं ये क्या है। द अकाउंटेंट ऑफ आर लिमिटेड capitalized 19.50 crore for the accounting period ending on 31st of March 2022 due to surplus fund out of rupees 150 crore income of rupees 3.50 crore was earned and credited to PL account. Comment on the above treatment of accountant with reference to relevant एज, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक ही है। देखो लास्ट पॉइंट हमें कैसे बोला है, देखो ट्रीटमेंट बताओ अकाउंटेंट ने सही किया कि गलत। रेलिवेंट एज, जैसे अभी तो तुम लोग एज 16 पढ़ रहे हो तो पता है एज 16 का एक क्वेश्चन है तभी मैंने दिया है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना बोलेगा कि ये एज 16 का है, ये एज 12 का, ऐसा नहीं बोलेगा। हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे ना कि क्वेश्चन किस बात पे दिया है। तो बोरिंग कॉस्ट का बात हो रहा था एज 16, इसीलिए बोला। देखो रेलिवेंट एज हमें समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से एज का है। अगर वही नहीं समझ में आए तो फिर कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आर लिमिटेड ने बोरो किया है 150 करोड़ ऑन 1/4/2021 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। तो इनका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 11% के हिसाब से 150 करोड़ पे चेक करते हैं। 150 इंटू 11%, तो इनका इंटरेस्ट होना चाहिए 16.5 करोड़, ठीक है। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। The plant is expected to be completed in 4 years, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो हम लोग का कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। Since the weighted average cost of capital is 13% per annum। अच्छा, अब इन्होंने इनके अकाउंटेंट ने weighted average cost निकाला है। क्यों निकाला है? उनका ये जो है, जैसे ये वाला सिचुएशन है, ऐसा रेज हुआ होगा सिचुएशन, तभी उन्होंने क्या किया है, बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट किया है। जैसे यहाँ पर मतलब वेटेड एवरेज वाला, यहाँ कहाँ है वेटेड एवरेज का एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक है। वेटेड एवरेज इन्होंने कैलकुलेट किया है, मतलब इनका स्पेसिफिक बोरोइंग के बाद भी हमें जनरल बोरोइंग से जो है क्वालिफाइंग एसेट में यूज करना पड़ा होगा इस वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनके हिसाब से इनका एवरेज वेटेड एवरेज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी बोरोइंग कॉस्ट आ रहा है 13% पर है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कितना हो जा रहा है 150 इंटू 13%, 150 इंटू अगर वेटेड एवरेज किया है जो इन्होंने, उसके हिसाब से हो रहा है 19.5। देखो क्वेश्चन में इसका इंफॉर्मेशन भी दे दिया है 19.5 करोड़, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, द अकाउंटेंट ऑफ आर लिमिटेड कैपिटलाइज 19.5 करोड़। कैसे कैलकुलेट हुआ, इस तरह से फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस अमाउंट को कर दिया है कैपिटलाइज, ठीक है पूरा। अब बोल रहे ड्यू टू सरप्लस फंड, मतलब जो बोरिंग फंड था उसमें से कुछ सरप्लस भी रह गया था, पूरा यूज नहीं करना पड़ा होगा शायद, आउट ऑफ 150 करोड़, ठीक है। ड्यूरिंग द सरप्लस फंड आउट ऑफ 150 करोड़, 150 करोड़ मतलब जो टोटल बोरिंग अमाउंट था, इनकम ऑफ 3.50 करोड़ वाज अर्न, ठीक है। तो कुछ सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके इनकम किया गया है 3.5 करोड़, ठीक है, 3.5 करोड़। अब क्या बोल रहा है,
कि एंड क्रेडिटेड टू पीएल, इस इनकम को पीएल में क्रेडिट कर दिया, कमेंट करना है। तो पहला बात है, हम लोगों ने इसके हिसाब से स्टार्टिंग में ही जो नया पॉइंट सीखा था वो ये था कि अगर हम लोग इनकम कर रहे हैं तो हम लोग अपने बोरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, कम करके दिखाएंगे, मतलब हम लोग उसे क्या करके दिखाएंगे, डिडक्ट करके दिखाएंगे। तो बेसिकली हम लोग का बोरिंग कॉस्ट हो रहा है 16.5, ये इन्होंने वेटेड किया है, क्या किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये अकाउंटेंट ने यहाँ पर वेटेड किया है, ये क्यों किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम लोगों को जो बोरिंग कॉस्ट पता है, क्योंकि हमें तो प्रोविजन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ये इन्होंने क्यों किया इनको पता। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 16.5 करोड़, हमारा प्रोविजन ये बोलता है कि अगर बोरिंग फंड से कुछ एक पोर्शंस को इन्वेस्ट करके अर्निंग होता है तो हमें टोटल बोरिंग कॉस्ट जो बन रहा है एक्चुअली उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उस इनकम को लेस कर देना पड़ेगा। तो ये ट्रीटमेंट हमें दिखाना है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 करोड़, ठीक है, ये 13 करोड़ हमें दिखाना पड़ेगा। 13 करोड़ हम लोग क्या दिखाएंगे, 13 करोड़ हम लोग का हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022। 2021-22 में 13 करोड़ का हमारा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो वो 19.5 करोड़ का उन्होंने जो कैपिटलाइजेशन किया है वो गलत है, ठीक है। अब हम लोग जब लेस करेंगे ना 3.5 को, तो हम लोग 19.5 से नहीं करेंगे, टोटल बोरिंग कॉस्ट पे करेंगे, क्योंकि आज ही हम लोगों ने लिखा है, देखो यहाँ पर रूल्स जो है वो आज ही लिखा है, यहाँ पर देखो, टू द एक्सटेंट द फंड आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ए क्वालिफाइंग एसेट, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट eligible for capitalization on the asset should be determined as the actual borrowing cost incurred, है ना। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकट क्या है, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकट मतलब जो रेट हमें बताया गया क्वेश्चन में, एवरेज वाला नहीं, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकट ऑन द बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड जो होगा लेस उससे इनकम जो हम लोग कर रहे हैं सरप्लस फंड पे या फिर आइडल फंड जो भी बोलो वो हमें लेस करना है। तो हम लोग जब लेस करेंगे ना, अगर इस पे कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रेट 13% नहीं, एक्चुअल 11% है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन को करवा दिया मैंने, वो वाले पोर्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बस इतना सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, हम एक बार थोड़ा सा लिख के बता देते हैं तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज पर एज 16 बोरिंग कॉस्ट, हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट को बीसी ऐसे लिख रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट स्टेट्स टू द एक्सटेंट दैट फंड्स आर, जैसे उसमें मैंने लिख के नहीं दिखाया था ना, एक क्वेश्चन में लिख के दिखा देते तो तुम लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली लिखना कैसे। फंड्स आर बोरोड specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing cost, ये मैंने बी से लिख दिया, eligible for capitalization on that asset should be determined as the actual borrowing cost incurred as the actual borrowing cost incurred as the actual borrowing cost incurred, यही वाला लैंग्वेज लिखना है हम लोग को, as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the year, यहाँ पर लिखते हैं as the actual borrowing cost incurred on that borrowing, जैसे मैंने बोला था पूरा वो एक्सप्लेन करना है पहले पैरा, on that borrowing during the period less any income on the temporary investment
टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरिंग, ठीक है, ऑफ दोज बोरिंग। तो पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, वो जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया ना उसमें भी पहले हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पैरा हो गया कि एस हमें इसके बारे में क्या बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो एवरेज वाला है वो क्यों नहीं ले रहे, तो इसीलिए हम ये लिखवा दे रहे हैं आंसर, और कुछ नहीं। यहाँ पर लिखेंगे द कैपिटलाइजेशन, नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे द कैपिटलाइजेशन रेट should be the weighted average of borrowing cost applicable to the borrowings of the enterprise that are outstanding during the period। तो जो वेटेड एवरेज रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वो कौन से वाले अमाउंट पे वेटेड एवरेज लगता है, जो ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। ये देखो जो वेटेड एवरेज रेट है वो हम लोग किस पे लगाते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 25 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, 10 लाख स्पेसिफिक बोरिंग से आया, तो बाकी अमाउंट का जो इंटरेस्ट है, तो ये वही बोल रहा है कि द कैपिटलाइजेशन rate should be the weighted average of borrowing cost applicable to the borrowing of enterprise that are outstanding during the period। ये तो हमें पता ही है। other than बाकी अमाउंट के लिए other than borrowing made specifically for the purpose of obtaining qualifying asset, ठीक है। Hence in the above case, इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलता है। सिर्फ 13 लाख आंसर, 13 करोड़ आंसर निकाल के आ जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। इन द above case treatment of accountant of R Limited is wrong या फिर इनकरेक्ट, जो लिखना है लिखो। द अमाउंट ऑफ borrowing cost capitalized for the financial year 21-22 calculated as follows। अब जो मैंने स्टार्टिंग में समझाने के लिए जो पॉइंट दिखाया था, अब वो लिखेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट फॉर 21-22 कितना हो जाएगा, 150 करोड़ पे 11%, तो ये आया था हम लोग का 16.50 करोड़ इन करोड़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे, लेस कर देंगे इनकम ऑन टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बोरिंग किया था हम लोगों ने, उससे टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट करके जितना इनकम हम लोगों ने जनरेट किया है वो लेस करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे, एएस बताता है ना तभी। तो यहाँ पर हो गया 13 करोड़, तो ये हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग 21-22, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कर दो, तो कैलकुलेशंस भी हमें इस तरह से पूरा फॉर्मेट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहले
प्रोविजंस लिखो, ठीक है, रूल्स बता दिए मैंने, पहले प्रोविजंस लिखो कि ये आंसर को जो हम लोग एज 16 के हिसाब से दे रहे हैं, बोला ना रेलिवेंट एज, तो पहले लिखना स्टार्ट करना चाहिए एज के हिसाब से, एज 16 के हिसाब से ये प्रोविजंस है। अब इस प्रोविजंस के हिसाब से जो भी हो रहा है यहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या होगा। हम लोग क्यों एवरेज वाला नहीं ले रहे वो भी यहाँ पर बता दिया, एवरेज वाला नहीं लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोविजन से बता रहा है कि हमें किस तरीके से कौन सा इंटरेस्ट अमाउंट से जो है इनकम को माइनस करना है। तो पहला प्रोविजन बता रहा है कि इनकम माइनस करो, और दूसरे प्रोविजंस में ये बता रहा है कि हम लोग एवरेज वाला क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। फिर इसको इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाना है। लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है लिखते हुए थोड़ा सा जो है इधर उधर हो, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ड या फिर लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि मीनिंग बदल जाए, जैसे लॉ में होता है ना, तो ये प्रोविजंस है, तो प्रोविजंस का मतलब ज्यादा नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसे लिखने का कोशिश करो, ये सब लिख के हैबिट करना चाहिए, तब समझ में आएगा कि कैसे आंसर देना है। जस्ट ऐसे ही करके आ जाओगे कैलकुलेशंस तो एज में आंसर नहीं मिलेगा, ये हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरा एज स्टार्ट करेंगे।